हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सोनिका गुड मॉर्निंग, स्वरूप पाटिल, प्रणोति, अजय, तेजस, राशि, रेखा, निधि, स्नेहल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Ganesh, Rashi, I'm fine. Now I'm absolutely fine. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, सो हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम इस एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे सबसे पहले तो, जो कि आपको मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चंस पर जो कि बुक में है। ठीक है, पार्टी 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 तो अभी होने वाली है, न्यू ईयर पार्टी। यस, बट पार्टी मेरी तरफ से तो तब मिलेगी जब तुम लोग कुछ करके दिखाओगे। ऐसे थोड़ी पार्टी होती है, पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि मैंने आपको दिया था एज ए होमवर्क। सो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको यह क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो आपने इसका सॉल्यूशन तो किया ही होगा, राइट? और आप इसका सॉल्यूशन अगर किया होगा तो आप इसका सॉल्यूशन चेक करते जाइए। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैं इसके सॉल्यूशन का सबसे पहले क्वेश्चन का टाइमलाइन बना देता हूं, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। साहब, ये होता है वेस्टिंग पीरियड। साहब, ये होता है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है सर, ये बोलते हैं ग्रांट डेट। ये होता है सर वेस्टिंग डेट। साहब, ग्रांट डेट है, फर्स्ट ईयर का एंड, मैंने डेट्स वगैरह बताई नहीं है। सर यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू है 120। इफ यू वांट आप मेरे साथ ये टाइमलाइन बना सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस 60। ठीक है, और इंप्लॉइज कितने हैं? 1000 नंबर्स। फिर क्या हुआ? 890 employees are there. It is expected that 150 employees will leave the job in next 2 years. यहां पर हमारे employees 890 हो गए, और दूसरा expected to leave 150। ठीक है, यहां हमारे एम्प्लॉइज 817 हो गए, और एक्सपेक्टेड टू लीव 50 फर्दर, और फाइनली 792 एम्प्लॉइज एलिजिबल हो गए। 792 एम्प्लॉइज यहां पर एलिजिबल हो गए, उसमें से 750 ने एक्सरसाइज कर लिया। ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। और यहां पर आउट ऑफ 792 में से 750 एक्सरसाइज्ड, रिमेनिंग लैप्स्ड। सीधा सच्चा हिसाब साहब आपके सामने मैंने आपको एक टाइमलाइन दे दिया है, और अब हम बात करेंगे पूरे इंटायर सॉल्यूशन की, क्योंकि
हम ऑलरेडी अपने दो पिछले क्लासेस में अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और आप देखते जाइए कि आपको कहां प्रॉब्लम है। आप चाहें तो बीच में आप इस सॉल्यूशन में जब मैं करवाऊंगा तो आप मुझसे डाउट्स साथ साथ पूछ सकते हो, बट मैं अभी सॉल्विंग पर ध्यान दूंगा, आपसे पूछने में ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि पूछने में क्या हो जाता है, बहुत देरी हो जाती है, ठीक है ना। और आज मेरा टारगेट थोड़ा सा लंबा है, तो अब अपन बातचीत करेंगे फर्स्ट ईयर एंड की। अपन बातचीत करेंगे फर्स्ट ईयर एंड की। फर्स्ट ईयर एंड की। फर्स्ट ईयर एंड में हमने बोला कि बस 890 इंप्लॉइज बचे हैं, उसमें से लगता है कि 150 और अगले 2 सालों में जाएंगे। बात को समझिएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़ा हूं मैं, और आज मुझे कितने इंप्लॉइज दिख रहे हैं? 1000 नहीं, 1000 इंप्लॉइज को तो मैंने ऑप्शन दिया था, उसमें से 890 इंप्लॉइज आज बचे हुए हैं, मतलब 110 इंप्लॉइज जा चुके हैं। उसके बावजूद और लग रहा है कि यार 150 तो सेकेंड और थर्ड ईयर में और जा सकते हैं, मेरा ये अनुमान है। आप बोलोगे सर गए तो नहीं ना। यहां पर बात होती है कि हम क्या बना रहे हैं, हम एक तरीके से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि कितना आगे चल के हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आज एक एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भाई 890 में से 150 और जाएंगे, तो जितने भी बचेंगे, मतलब 890 माइनस 150 मतलब 740 बचेंगे, उनको 60 ऑप्शंस हम देंगे, और एक की इंट्रिंसिक वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। एक साल का खर्चा कितना होता है? एक साल का खर्चा होता है 17,76,000। क्या आपका आंसर यही आया? 17,76,000। क्या आपका आंसर यही आया? जल्दी बोलिए साहब, क्या आपका आंसर यही आया? आई होप आपका आंसर यही आया हो। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मैं साथ साथ जर्नल एंट्री भी करते जाऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। ठीक है, क्लियर? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की पोजीशन चेक करते हैं। सेकेंड ईयर में हमारे पास इंप्लॉइज बचे हैं 817, 817 इंप्लॉइज बचे हैं। ओके, तो हम कहेंगे कि बॉस 817 बचे हैं, हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो कि लास्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, 50 इंप्लॉइज और जाएंगे। यहां हमें लग रहा था कि भाई सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, और यहां हमें लग रहा था कि भाई थर्ड ईयर में आपके कितने इंप्लॉइज जाएंगे, तो 50 इंप्लॉइज और जाएंगे इंटू 60 नंबर ऑफ ऑप्शंस इंटू 120 का इंट्रिंसिक वैल्यू। स्टिल मैं कहूंगा कि ये टोटल खर्चा कितने साल का है? 3 साल का है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर तो 2 साल का हुआ ना सर, 1 साल तो हो चुका है। अरे मेरे दोस्त, 2 साल का हमें क्यूमुलेटिवली निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर 3 साल का है, इंटू 2 करूंगा मैं। ये इंटू 2 करने का रीजन क्या है? इंटू 2 करने का रीजन ये है कि आज मैं यहां खड़ा हूं, यहां सेकेंड ईयर का एंड, ये था तेरा फर्स्ट ईयर का एंड, ये था तेरा सेकेंड ईयर का एंड, आज मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है ना। इसको रेड कर ले, आज मैं यहां खड़ा हूं। तो अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड में खड़ा हूं
ठीक है ना। अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड में खड़ा हूं तो तू देख ले कि भाई मुझे आज तक कितने साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, जबकि टोटल खर्चा कितने साल का है, 3 साल का। मैं प्रूव कर सकता हूं। सर कैसे? देख, मैं बोल रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर 3 साल का है। कैसे सर? 817 एम्प्लॉइज कब थे? सेकेंड ईयर के एंड तक खड़े थे, तो 2 साल हो चुके हैं। और तूने तीसरे साल का 50 मान लिया कि और जाएंगे, तो टोटल मिला के 3 साल में कितने जाएंगे? 817 माइनस 50, तो ये खर्चा 3 साल का हुआ ना मतलब। ठीक है, उसमें से आज सेकेंड ईयर हो चुका है, तो इंटू 2 करने का रीजन ये है कि मैं क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल रहा हूं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकालेंगे 817 माइनस 50 इंटू 60 इंटू 120, टोटल होता है 55,22,400 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये होता है 36 lakhs 81,600, 36 लाख 81,600, 36 लाख 81,600। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? 36 लाख 81,600। सर ये क्या है? ये होना चाहिए एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टिल सेकेंड ईयर एंडिंग। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेकेंड ईयर एंडिंग तक का खर्चा है, ये सेकेंड ईयर एंडिंग तक का खर्चा है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्यूमुलेटिव। उसमें से हम माइनस करेंगे 17,76,000 जो कि हमने लास्ट ईयर में रिकॉर्ड किया था। हमने बोला अरे यार लास्ट ईयर में तो हमने थोड़ा सा कम रिकॉर्ड कर दिया। हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कम ज्यादा चलता है। $19,05,600, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर। अब ये लिखना टिल सेकेंड ईयर और फॉर सेकेंड ईयर, इसमें फर्क होता है। टिल सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव, फॉर सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का। ओह मैंने क्या लिखा? 1774 लिखा। ऐसे कैसे लिखा? 1776 होता है। चलो थैंक यू बेटा मुझे बताने के लिए, गड़बड़ बता दिया। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट 19,05,600। सेकेंड ईयर का कितना किसका किसका आ गया था सही और किसका गलत आया था वो भी बोलेगा नालायक। बताएं किसका सही आया किसका गलत आया। सभी बताएंगे, सेन्योर, सेन्योरिटा, सुनीता, संगीता, सरिता सब बताएंगे। मेरा गलत आया, मेरा गलत आया, मेरा सही आया, मेरा गलत आया। क्यों गलत आया? क्या ऐसा किया? चलो थर्ड ईयर एंड, थर्ड ईयर में एंड में हम बोलेंगे 792 एम्प्लॉइज बचे हैं, 792 एम्प्लॉइज बचे हैं। हम बोलेंगे अब तो बस ये तो बच गए, यही है हमारा फाइनल फिगर इंटू 60 इंटू 120। ऑल्दो हम जानते हैं कि 792 में से भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज का ऑप्शन लैप्स हो जाए,
पर फ्यूचर में होगा ना, वो तो हमें क्या पता अभी कितने का होगा, ठीक है। पर हम ये बोलेंगे कि भैया इतने 792 एम्प्लॉइज ने हमें फाइनली 3 साल की सर्विस दी, तो हमें इन एम्प्लॉइज ने 3 साल की सर्विस दी, आगे हमसे ये ऑप्शन लेंगे चाहे नहीं लेंगे, हमारा तो एक्सपेंस हमें बुक करना चाहिए बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि हमें इन 3 साल में इन 792 एम्प्लॉइज से अच्छा खासा फायदा हुआ है। डेफिनेटली वो फायदे से हमारा टर्नओवर इंक्रीज हुआ होगा, सेल्स बढ़ा होगा, कॉस्ट सेविंग हुई होगी, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें 792 एम्प्लॉइज के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हमें कॉस्ट बुक कर लेनी चाहिए। आगे चल के इतने में से अगर कुछ लोग मना भी करते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है, फायदा ही हुआ हमारा, हम उतने प्रॉफिट को रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देंगे। ठीक है ना। 792 इंटू 60, तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस कितना, 792 इंटू 60 इंटू 120, टोटल एक्सपेंस हो गया 57 lakhs 2400। अच्छा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ठीक है। ये क्या है सर, ये है जो मैंने उधर लिखा था, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस टिल 3rd ईयर, तीसरे साल तक का एक्सपेंस। मयंक महेश्वरी, गुड मॉर्निंग। एएस नोट्स और चैप्टर के रिवीजन लेक्चर्स की वजह से नवंबर अटेम्प्ट में 99% एग्जामिशन आ जाएगी। बहुत शानदार मेरे बच्चे, एग्जामिशन आए तो याद जरूर करना बेटा व्हाट्सएप पे, और नहीं भी आए तो भी याद करना। माइनस हमने लास्ट 2 इयर्स में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमने कितना कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, तो हम बोलेंगे क्यूमुलेटिवली हमने 3681 रिकॉर्ड किया है, 81 600 हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया है, 36 81 600। तो इस बार हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा 20,20,800 फॉर 3rd ईयर। किसका किसका गलत आया चैट में जल्दी बताइए। 20,20,800 एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन expense account debit to ESO outstanding account 20,20,800 20,20,800 profit and loss account debit to employee compensation ठीक है। सही वाले बहुत शानदार, गड़बड़ाने वाले उनको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपकी सोच कहां जा रही है मुझे अगर शेयर करोगे तो शायद मैं आपकी सोच को कहीं ना कहीं ठीक कर पाऊंगा, ठीक है। हम कहेंगे टोटल एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस recognized for 3 years
कितना 57,02,400। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये फिगर कैसे आया, तो आप हर एक साल के फिगर को प्लस करो। 17,76,000, 19,05,600, 20,20,800, तो आपका यही आएगा 57,02,400। कितने एम्प्लॉइज के लिए? फॉर 792 एम्प्लॉइज, फॉर 792 एम्प्लॉइज, ठीक है, फॉर 792 एम्प्लॉइज, ठीक है ना। क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए, तो इसके करेंगे दो हिस्से, ये भी एक वर्किंग नोट ही है आपका। तो फॉर 750 एम्प्लॉइज और फॉर 42 एम्प्लॉइज, ये आ गया 54 lakhs। ये आ गया 3,02,400। साहब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री बताइए। इसकी एंट्री बताइए साहब, इसकी एंट्री बताइए क्या होगी, और इसकी एंट्री क्या होगी। ये बोलेंगे लैप्स हो गया, और ये बोलेंगे एक्सरसाइज्ड हो गया। लैप्स वाली एंट्री बहुत ही इजी है, हम कहेंगे ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 3,02,400, 3,02,400, ठीक है। सर 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 एक्सरसाइज प्राइस किधर है? अरे हाँ, एक्सरसाइज प्राइस तो है ही नहीं। क्या करेंगे सर, एक्सरसाइज प्राइस तो है ही नहीं। लो हाँ, तुम एक्सरसाइज प्राइस ले लो भाई, तुम एक्सरसाइज प्राइस ले लो। एक्सरसाइज प्राइस है 30 रुपीज। सर फेस वैल्यू भी बता देते तो मजा आ जाता। फेस वैल्यू में अगर नहीं भी बताऊं तो भी आप 10 रुपए मानोगे, और अगर दिया हुआ है अलग से तो फिर तो बात ही की दिक्कत। सर सारा फ्री मान सकते हैं? डेफिनेटली, अगर मैंने क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस नहीं दिया है तो आप फ्री के हिसाब से मान सकते थे टेक्निकली, है ना। अगर क्वेश्चन में आपको आईसीआई के क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस नहीं दिया हुआ तो ये मत लिख के आना आईसीआई तुमने एक्सरसाइज प्राइस नहीं दिया तो इसलिए मैं ये एंट्री नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी गलती है। नहीं नहीं नहीं, तुम मान के आना कि हम फ्री में दे रहे हैं। पर ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज प्राइस दे दिया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी साहब बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना आएगा बैंक में? देखो साहब, 750 इंप्लॉइज को हमने 60 शेयर्स दिए हैं, 30 रुपीज के हिसाब से हम उनसे पैसा लेंगे, तो हम लेंगे 13,50,000। फिर ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 54 lakhs, ये 54 lakhs। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 54 lakhs, ठीक है। $54 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
सर कितना? सिंपल, 750 इंप्लॉइज को 60 शेयर्स दिए, 10 रुपए के हिसाब से उसका क्या वैल्यू होगा? 4,50,000 बॉस। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, 1350 प्लस 54 माइनस 450, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 63 लाख। और मैं आपको इसको प्रूव भी करके बता सकता हूं, देखो 750 इंटू 60 इंटू 120 होगा ये। सर ये 120 कैसे होगा? देखो 750 तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 60 नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो हर जगह कॉमन है, देखो ध्यान से, हर जगह कॉमन है। ये 30 रुपीज क्या है? एक्सरसाइज प्राइस, इसलिए बैंक में आ रहा है। 120 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके बेसिस पर आपने ईसो आउटस्टैंडिंग बुक किया है पिछले 3 सालों में। 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल पर बुक होता है। तो आप ध्यान से समझिए, 30 और 120 आपने डेबिट किया है, 30 और 120 डेबिट किया है, तो कहीं ना कहीं आपका टोटल डेबिट हुआ है 150 और आपका क्रेडिट हुआ है 10 रुपए। तो आपका बाकी का कितना बचा? 750 इंटू 60 इंटू 140, क्योंकि अगर 30 रुपीज और 120 रुपीज डेबिट होता है तो टोटल होता है आजकल 150 का। उसमें से 10 रुपीज को माइनस कर दो, उसमें से 10 रुपीज माइनस कर दो, क्रेडिट हुआ है तो 140 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 750 इंटू 60 इंटू 140, तो यही आएगा 63। Being equity shares issued to 750 employees at 60 numbers each at 30 exercise price, ठीक है। Being ESO outstanding reversed to general reserve for options lapsed, जितने ऑप्शन लैप्स हो गए उतने ऑप्शंस का जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। कोई शक? चलें आगे बढ़े। ये चार्ट अगर देखोगे ध्यान से तो इसी की बातें कर रहा है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्डिंग, डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। ध्यान से देखिए, क्रेडिट करेंगे, क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन इक्विटी। ये इंक्रीज इन इक्विटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट होगा आपका एक्सपेंस या फिर और असेट, इफ गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिफाई एज असेट। सर गुड्स एंड सर्विस अगर आप एम्प्लॉइज को इश्यू नहीं कर रहे हो, अगर आप, मैंने आपको बताया था जैसे कंसल्टेंसी ले लिया किसी से मशीन खरीद लिया, उसको आप शेयर इशू कर रहे हो, तो आपको मशीन मिला तो असेट अकाउंट डेबिट, आपको कंसल्टेंसी सर्विस मिला तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। आपके केस में ये बेसिकली अप्लीकेबल नहीं है एक्चुअली, है ना। मैंने ये जो चार्ट लिया है ये सीए फाइनल का चार्ट है, तो आपके केस में ये बेसिकली ये आप बोल सकते हो नॉन एम्प्लॉय, और एक्सपेंस आप बोलोगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है, जिसमें वेस्टिंग कंडीशन लिखा हुआ है,
ग्रेडेड वेस्टिंग लिखा हुआ है। ये जितनी भी थ्योरी है, ये थ्योरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हम पहले क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, और अभी हम पहले जर्नल एंट्रीज को एक बार अभी यहां पर देख लेंगे कि यार जर्नल एंट्रीज ईसॉप की अकाउंटिंग की क्या होती है। टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस एवरी ईयर, हर साल आपको अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो उसकी क्या एंट्री होगी। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर टू ट्रांसफर द एक्सपेंस टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। ये एंट्रीज आपके, ये दो एंट्रीज आपकी होंगी एवरी ईयर, ये दो एंट्रीज होंगी आपकी एवरी ईयर, ठीक है ना। ये वाली एंट्री को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ये जो एंट्री है ना, स्टार लगाया मैंने जिसको, मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इसका मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा कि ये क्या होता है, तो इसको छोड़ दो। ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, हाँ वेस्टिंग पीरियड आ गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अब आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना। ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट एक्सरसाइज प्राइस, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, तो आप ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट यहां आप क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईसो आउटस्टैंडिंग में ये 120 आपको डेबिट करवाया था, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आएगा आपका फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम इसको आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। फिर नेक्स्ट इज व्हेन ऑप्शन इज लैप्स्ड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया और ऑप्शन लैप्स हो गया, तो भैया जनरल रिजर्व में लेके जाओ, जनरल रिजर्व में लेके जाओ। ये भी हम एंट्री देख चुके हैं। सिर्फ एक एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, जो कि ये स्टार वाली एंट्री है, इसके बारे में थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चंस के जरिए, ठीक है ना। कोई शक, परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉम्पोजिशन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज एक्सपेंस। हम जब ये जब निकालते ना, देखो एवरेज एक्सपेंस मतलब क्या, हम जब ये चीज लगाते हैं ना, इसका देखो फॉर्मूला क्या है। तुम ये फॉर्मूला अपने किसी भी क्वेश्चन जो अभी तुमने एग्जांपल सॉल्व किया उसके बेसिस पर देखो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल, क्या लगता है कितने एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे। इसीलिए याद करो कि मैंने तुम्हें सबसे पहले वो जो था ना 890 एम्प्लॉइज में से 150 और माइनस करवा दिया। क्यों, क्योंकि 890 हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में रखे थे, पर 2 साल में और एम्प्लॉइज जा सकते हैं 150, तो हमने बोला भाई 890 माइनस 150, एक्सपेक्टेड है कि 740 एम्प्लॉइज बचेंगे। पर सेकेंड ईयर में हमारा ये एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, और थर्ड ईयर में तो हमारे पास रियलिटी सामने आ गई। तो इसीलिए हम जब एक्सपेंस निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड निकालते हैं, इनटू ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू और एफवी। ये एफवी क्या है, इसको लिखो, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन।
मैं आज इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये फेस वैल्यू नहीं है, ये फेयर वैल्यू है। फेस वैल्यू याद रखना, फेस वैल्यू नहीं है, नॉट फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में। हाँ ना, आपने कुछ फेयर वैल्यू के बारे में भी कहा था, बिल्कुल अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, देखो क्या लिखा है, वेस्टिंग पीरियड। आप एक एवरेज एक्सपेंस निकाल लेते हो। फिर देखो स्टेप 2, देखो क्या है, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, जो ऊपर का आपका एवरेज एक्सपेंस आया इनटू नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड। आप इसको देखो, इसको कंपेयर करो, आप इसको कंपेयर करो। बेसिकली जब तक मैं इंटू 2 नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये स्टेप नंबर 1 है। जैसे ही मैंने इंटू 2 किया, ये बन गई स्टेप नंबर 2, मतलब हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। तो अगर मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया एवरेज एक्सपेंस एक साल का। कितने साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, ठीक है। आई बात। थर्ड स्टेप क्या होगी, जो पिछले साल आपने एक्सपेंस बुक किया था उसको माइनस कर दो। और थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर, जिसमें से बेसिकली क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आपका रहेगा माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट। आप चाहो तो इसको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का वो जो आपने सोल्यूशन किया ना अभी एग्जांपल वाला, उससे कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपका मैंने एक तरीके से स्टेप्स बना दी। अगर किसी को स्टेप्स चाहिए थी कि सर हमें तो ना स्टेप बताओ, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, तो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देखूंगा। मतलब एक आध क्वेश्चन में आपको फुल फ्लेज स्टेप बाय स्टेप करवा के देखूंगा, भाई स्टेप नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो स्टेप वाइज समझते हैं, तो चलो ठीक है, अपन ने स्टेप वाइज भी इसको देख लिया। लॉजिकल आपके सामने क्लियर कट सिचुएशन है, क्या होगा, ठीक है। चलो बच्चों एक बार देख लीजिए प्लीज, एक बार पहले देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सर आगे किधर, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस ऑन 146 एट 40 क्या है साहब, 40 है आपका एक्सरसाइज प्राइस। 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है साहब, आप जानते हो ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू
नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या होता है, अगर आप टोटल एम्प्लॉइज को टोटल ऑप्शन से इनटू कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। 100 एम्प्लॉइज, हर किसी को 10-10 शेयर मिलेंगे, तो 1000 टोटल मिला के शेयर मिलेंगे, तो 1000 ऑप्शंस हो गए। ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइस इज 160, अब मार्केट प्राइस 160 आ गया, तो बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 160 में से 40 माइनस होगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 120। ठीक है। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल, 2.5 ईयर। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, और वेस्टिंग पीरियड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको 1 साल का समय दिया जाएगा सोचने के लिए। किसको दिया जाएगा, जो एलिजिबल एम्प्लॉइज होंगे। 300 unvested options were cancelled on 158, 600 options were exercised on 30th/6/9, 100 wasted options were lapsed at the end of exercise period, face value is 10, pass journal entry along with the suitable narration। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक तुम इस क्वेश्चन में टाइमलाइन नहीं बना देते, तुमसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तुम उलझोगे, क्योंकि तुम अभी नया नया ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो। तुम्हें अभी तो हमने क्लास में किया ही क्या है, पिछली दो क्लास में क्या किया है, हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया, हमने वाई का सॉल्यूशन ढूंढा, ठीक है ना। बट हमने अप्रोच नहीं अभी पकड़ी है, अभी तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स किए हैं, जो कि आपको सर ने दिए हैं। मैंने जो आपको 2 एग्जांपल दिया सर, अभी आपने वो किए, अभी आपकी प्रैक्टिस तो स्टार्ट हुई है आज के क्लास में। तो क्या होता है, अप्रोच क्या होनी है वो धीरे धीरे पक्का होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए टाइमलाइन जरूर बनाओ इस क्वेश्चन की टाइमलाइन जरूर बनाइए, और टाइमलाइन के हिसाब से ही अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। टाइमलाइन, स्टार्ट हो रहे हैं अपन 146 में, यहां से लेकर 2.5 साल, ढाई साल। फर्स्ट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 7 को, सेकेंड ईयर खत्म होगा 31 मार्च 8 को, और 30 सितंबर 8 में आपका आधा साल और खत्म होगा। ठीक है ना। ये हो गई आपकी ग्रांट डेट, ये हो गई आपकी वेस्टिंग डेट, और इसके बाद आपको मिलेगा एक पूरा साल, जिसको आप बोलोगे एक्सरसाइज पीरियड, 30/9/2009 तक। ठीक है। क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं सर? क्लियर कैसे होगा, अभी तो आप बता रहे हैं। ठीक है, सुनो, 40 और 160, यहां पर आपके टोटल ऑप्शंस 1000, इंट्रिंसिक वैल्यू 120, एक्सरसाइज प्राइस
40। 300 अनवेस्टेड, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस वर कैंसिल्ड ऑन 158। अब ये 158 आता कहां है, थोड़ा सा देख के बताइए। 158 कहां आता है? क्या 2007 के बाद आएगा, मतलब 31 मार्च 7 के आसपास आएगा? नहीं नहीं नहीं, 31 मार्च 8 के बाद आएगा। हाँ, यहां आएगा कहीं पर, यहां कहीं पर आएगा भाई। कौन सी डेट? 1 मई 2008। यहां पर हम बोलेंगे 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस कैंसिल्ड। सर इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बताना ही पड़ता है, इसका मतलब बताना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, कोई भी ऑप्शन वेस्ट कब होता है? मैंने आपको वेस्ट का मतलब समझाया था, VEST, या वेस्टिंग का मतलब समझाया था। इसका मतलब था एलिजिबिलिटी। और कभी भी आप एलिजिबल कब होगे? जब आप वेस्टिंग डेट तक पहुंच जाओगे। जब आप पूरे वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट कर लोगे तो माना जाएगा कि आपने कंडीशन फुलफिल कर ली और आप वेस्टिंग डेट तक पहुंच गए। वेस्टिंग डेट तक एक बार आप पहुंच गए तो आप बन गए एलिजिबल एम्प्लॉय, मतलब आपको ऑप्शन वेस्ट हो गया है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आपको ऑप्शन वेस्ट हो गया है। बट अगर वेस्टिंग डेट से पहले ही आपने कोई कांड कर लिया, सर मतलब वेस्टिंग डेट से पहले ही आप चले गए, चले गए, चले गए, बताओ, वेस्टिंग डेट से पहले ही आप चले गए, कंपनी छोड़ के चले गए, तो आपको जो ऑप्शन दिया गया था क्या वो वेस्ट हुआ? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अनवेस्टेड। मतलब अब वो कभी वेस्ट नहीं होगा और उसको आपने कैंसिल कर दिया। बात भी सही है भाई, 1000 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हम नहीं कह सकते, अपने हिसाब से जो मानना है मान लो। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे हम कुछ नहीं कह रहे। आपको अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे रखना है तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि मान लो 10 एम्प्लॉइज होंगे इंटू 100 शेयर्स होंगे पर एम्प्लॉय। आप ऐसा भी बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। तो 10 एम्प्लॉइज थे जिनको 100 शेयर्स देने का वादा किया था, उसमें से 300 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड बोल रहा है भाई साहब, पता है क्यों? क्योंकि अभी वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, 300 ऑप्शन अनवेस्टेड कैंसिल कर दिए। इसका मतलब ऐसा लगता है कि 10 में से 3 एम्प्लॉइज चले गए, चले गए, 10 में से 3 एम्प्लॉइज चले गए, चले गए। आई बात समझ में कि नहीं? तो कितने एम्प्लॉइज बचे? 7 एम्प्लॉइज बचे। कितने एम्प्लॉइज बचे? 7। तो कहने का मतलब वो एम्प्लॉइज बीच में ही कंपनी छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। सर क्या एम्प्लॉइज को ईसॉप के अलावा सैलरीज भी मिलती है क्या? ऑब्वियसली बेटा, सैलरी से तो उसका, सैलरी के बिना वो काम क्यों करेगा आपका? आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद भी आना चाहिए। सर एम्प्लॉय, आपने बोला सर एम्प्लॉय को ईसॉप के अलावा सैलरी भी मिलती है क्या? क्या नहीं मिलती क्या? हमने क्या इसका मतलब क्या 11th-12th में सीए फाउंडेशन में क्या सैलरी अकाउंट डेबिट जो किया है वो क्या ऐसे ही कर लिया क्या मस्ती मजाक में? तो सर फिर हम ये क्यों दे रहे हैं? बेटा दोनों बातें अलग अलग है। एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है मंथली काम करने के लिए, पर ईसॉप उसको दिया जा रहा है अट्रैक्टिव ऑप्शन, ताकि वो हमारी कंपनी में बना रहे, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पर। क्या एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलता क्या? हाँ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारी उसको एक एनर्जी मिले, उसको कंपनी से अगर सैलरी के अलावा कुछ मिलेगा तो कम से कम वो कंपनी के लिए बना रहेगा, वो कंपनी के लिए काम करता रहेगा। कैसे क्वेश्चन पूछते हो बेटा? हाँ क्वेश्चन छोड़ो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर बच्चे बोलेंगे सर हम तो कैसे भी पूछे, आपका बनता है कि आपको जवाब देना है। बिल्कुल बनता है। मैं बेकार से बेकार क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा, बट मेरे को भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे को अपना लेवल और अपना मैच्योरिटी लेवल
लेवल ऑफ थिंकिंग दोनों रेस करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कोई सीए फाउंडेशन का बच्चा पूछता है तो एक बार फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आए कि यार फाउंडेशन का स्टूडेंट है। ठीक है ना, इंटर में आके ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से अजीब लगते हैं कि बच्चे इतना मैच्योर क्यों नहीं है। तो 300 ऑप्शंस उसको अनवेस्ट हो गए। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। ईसॉप, ये जो ईसॉप हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में इंडिया में ईसॉप की शुरुआत इंफोसिस ने की थी। यस, ईसॉप की शुरुआत इंफोसिस ने की थी रियल लाइफ में। और यह कहा जाता है कि इंफोसिस के जो ड्राइवर था, उनके नारायण मूर्ति जी के जो ड्राइवर थे, उसको भी ईसॉप दिया गया। पता है क्यों? मेन ईसॉप देने का इंटेंशन होता है कि भाई हमारा एम्प्लॉय कहीं और कंपनी छोड़ के ना जाए, उसको हम हम उसको बांध के रखें। किस रूप में? कि देख, हम तेरे को कंपनी का शेयर दे रहे हैं, मतलब हम तेरे को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं समझ रहे हैं, हम तेरे को शेयर होल्डर मान रहे हैं। ठीक है, मैं था अनवेस्टेड ऑप्शन के ऊपर। तो क्योंकि 30 इंप्लॉइज चले गए, मैं अज्यूम 30 नहीं, सॉरी 3 इंप्लॉइज, मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 इंप्लॉइज क्योंकि चले गए, तो अब जब चले गए और उन्होंने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट नहीं किया तो उनको क्या बोलेंगे? अनवेस्टेड ऑप्शन। और जब चले गए तो उनके ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। ठीक है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ मे का, ठीक है। अरे कोई तो बोलो, कुछ तो डाउट तो नहीं है। उसके बाद बोल रहा है 600 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/6/2009। 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए। कब? 30/6/9। देखे तो सही ये डेट कब होती है? 30/6/2009 कब आती है? 30/6/2009 डेफिनेटली 2008 के बाद ही आएगी ना, और 30/9/2009 से पहले आएगी। तो इसका मतलब यहां पर 30/6/2009 600 हम बोलेंगे वेस्टेड ऑप्शंस। सर अब आप इसको वेस्टेड क्यों बोल रहे हो? वेस्टेड क्यों बोल रहे हो? बेटा वेस्टिंग डेट पार हो चुकी है। वेस्टिंग डेट के बाद जितने भी ऑप्शंस बचेंगे, इसका मतलब वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। वेस्टेड ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। अब आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे सो रहे हैं, आंखें बंद करके सुन रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। बच्चों टोटल ऑप्शंस थे 1000। यहां पर जब आप फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालोगे तो यहां पर आप बोलोगे भाई आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस हैं आपके पास स्टिल 1000, क्योंकि पूरे साल भर में क्या हुआ उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम मान के चलेंगे हमारे पास सारे इंप्लॉइज आज भी रखे हुए बैठे हुए हैं, 1000 ऑप्शंस है। ठीक है, फिर ये वाला थोड़ा सा मैं आगे बना लेता हूं। 31/3/2008। यहां पर भी मैं बोलूंगा भाई आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस कितने? 1000। यहां पर भी आपके ऑप्शंस 1000 ही है आउटस्टैंडिंग, 1000 ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है यहां पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? 1000 ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है आपके यहां पर, बट यहां पर 300 ऑप्शंस अनवेस्टेड ऑप्शंस कैंसिल हो गए। तो वेस्टिंग डेट पर हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस वेस्टेड कितने? 700, क्योंकि 1000 अभी तक थे, उसमें से 300 कैंसिल हो गए, बाकी बचे 700। अरे कुछ तो जवाब दो दीदी और अंकल, क्या चल रहा है जिंदगी में भाई? ऑप्शन 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 खेल रहा हूं मैं इतनी देर से, मेरे को जवाब ही नहीं आ रहा है किसी का। लास्ट पॉइंट कह रहा है 100 वेस्टेड। देखो वर्ड पढ़ो यार तुम, मतलब ना तुम वर्ड पढ़ो। वो इधर बोल रहा है वेस्टेड ऑप्शन, इधर बोल रहा है अनवेस्टेड ऑप्शन। ये बोल रहा है 100 वेस्टेड ऑप्शंस वर लैप्स्ड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। अब क्योंकि 700
ऑप्शंस वेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 600 ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गए, तो बाकी यहां पर 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। वर्डिंग देख रहे हो तुम भाई की, यहां पर वर्ड है लैप्स्ड, यहां पर वर्ड है किधर गया, कैंसिल्ड। क्योंकि ये ऑप्शन अनवेस्टेड था और ये ऑप्शन वेस्ट हो चुका है। वेस्ट हो चुका है तो हम कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं, हम लैप्स करेंगे। ठीक है, और हम यहां पर ऑप्शन अनवेस्टेड है और वो चले गए तो भाड़ में जाओ साला, अनवेस्टेड कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो पता है ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं है, पर इनकी वर्डिंग्स इतनी जबरदस्त है कि आपको यहां से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट समझ में आएगा। आपके दिमाग में थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी कि हाँ यार, वेस्टेड कब होता है, अनवेस्टेड कब होता है। अनवेस्टेड मतलब अभी वेस्टिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ है और पहले से ही चला गया, तो उसके ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया जाए। बट वेस्टेड ऑप्शन अगर लैप्स हुआ है तो इसका मतलब पहले से ही हमने वेस्टिंग डेट खत्म हो चुकी है, वेस्टिंग पीरियड हो चुका है, हमने उसको एलिजिबल करार कर दिया, बट उसने ही मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सपेंस को रिवर्स यहां पर नहीं करेंगे। याद करो, यहां पर लैप्स के केस में आप ईसो आउटस्टैंडिंग को जनरल रिजर्व में ले जाते हो। आपको याद है ना, आप ईसो आउटस्टैंडिंग को जनरल रिजर्व में ले जाते हो। जब आपका ऑप्शन लैप्स होता है तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैं खर्चे को उठा के P&L में डालूंगा। हमने पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट कि जब आपका ऑप्शन लैप्स होता है तो आप ये नहीं कहते हो कि मैं एक्सपेंस को उठा के P&L में चार्ज कर दूंगा। ठीक है ना, मैं रिवर्स P&L में करूंगा। हमने इसके ऊपर प्रूव किया था कि P&L में रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है, आप उसको नाम बदल के जनरल रिजर्व में डाल दोगे। बट इस केस में दिक्कत है, इस केस में दिक्कत है, परेशानी है। मैं आपको बताऊंगा कि यहां क्या हो रहा है। यहां ऑप्शन कैंसिल हो रहा है और वेस्टिंग डेट से पहले ही कैंसिल हो रहा है, मतलब यहां एक्सपेंस को हमें रिवर्स करके P&L में चार्ज करना पड़ेगा। अभी तक हमने पिछले 2 सालों में जो भी एक्सपेंस बुक किया होगा उसमें से 300 ऑप्शंस के बराबर का एक्सपेंस हमें रिवर्स करके P&L में चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है। तुम जानते हो मैंने जो ऊपर तुम्हें एक पॉइंट पेंडिंग की थी ना, वहीं पर अपन आज खड़े। देखो ध्यान से, कैंसिल्ड बिफोर वेस्टिंग पीरियड, ध्यान से देखो, कैंसिल्ड बिफोर वेस्टिंग पीरियड, बिफोर वेस्टिंग पीरियड, कैंसिल्ड बिफोर वेस्टिंग पीरियड। एंट्री देखो तुम ध्यान से, ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, मतलब P&L। हम यहां पर जब कैंसिल हो रहा है तो P&L में डाल रहे हैं, मतलब जनरल रिजर्व में नहीं डाल रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मैं बहुत देर से बहुत सारा बोल चुका हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि तुम लोग मुझसे पूछो, कुछ भी पूछो, पर पूछो। बहुत देर से कुछ पूछा नहीं है तुम लोगों ने। ऑल्दो मैं ये कैंसिलेशन पर जब आपको एंट्री समझाऊंगा तो और समझाऊंगा, बट प्लीज बच्चों कोशिश करो कि सर हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में ईसो आउटस्टैंडिंग को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों चेंज किया हर बार। हम यहां पर भी करेंगे गणेश, मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हम यहां पर भी करेंगे, देख लेना। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देखना मैं कैसे बता रहा हूं अभी आपको। पिछले 2 एग्जांपल्स में क्या था कि हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय जा रहा था। हम जब क्यूमुलेटिव निकाल रहे थे तो हम बोल रहे थे अच्छा इतना बुक होना चाहिए, ठीक है ना, इतना बुक होना चाहिए। पिछली बार कितना हुआ, इतना हुआ, चलो इस बार इतना बुक कर लो। इसमें भी हम यही करेंगे, देखना अभी थोड़ी देर में।
बिल्कुल बिल्कुल, ऋत्विक और गणेश एक ही पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पिछले एग्जांपल्स में भी तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंप्लॉइज जा रहे थे, तो सर उनका आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जब सॉल्व करके मैं कंपेयर करवाऊंगा तो आप एक एक बार कंपेयर करते जाना, देखना। देखो चलिए आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। हम बोलेंगे 31 मार्च 2007, फर्स्ट ईयर। बताइए फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 1000 ऑप्शंस, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में आपके पास है 1000 ऑप्शंस, तो आप बोलोगे 1000 इंटू 120। 120 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का है, नंबर ऑफ ऑप्शन का है। मैंने बोला था आपको 1000 में एम्प्लॉइज और ऑप्शन इंटू करके दिया है आपको, डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1, वन थाउजेंड इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 कितना हुआ? 48,000। 48,000 का एम्प्लॉय एक्सपेंस आप बुक करोगे। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरी वाली एंट्री ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट, सॉरी P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 48,000। आई बात समझ में यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी बता दो अगर कुछ हो तो। टू 2008 में पोजीशन चेक करो और मुझे बताओ कितने ऑप्शंस के हिसाब से एक्सपेंस निकलेगा। 2008 31 मार्च 2008 के हिसाब से जल्दी। बिल्कुल ठीक 1000, क्योंकि आप देख लो 31 मार्च 8 पे खड़े हैं, हम उधर 31 मार्च 7 पे खड़े थे, अब हम 31 मार्च 8 पे खड़े हैं, और 8 पे खड़े तो स्टिल हम बोल रहे हैं कि भैया 1000 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। 1000 ऑप्शंस हैं इंटू 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। इसमें हम एवरेज निकाल रहे हैं हर साल का। इंटू 2 जैसे ही किया, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव, निकालो। ये निकाला हमने 96,000। व्हाट इज दिस? दिस इज क्यूमुलेटिव एक्सपेंस टिल डेट, माइनस 48,000। ये हम निकाल रहे हैं थर्ड स्टेप, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन फर्स्ट ईयर, तो ये आ गया आपका 48,000। जाइए और देखिए, आपने पहले भी ऐसे ही किया था
और मुझे जवाब दीजिए कि हमने पहले ऐसे नहीं किया था क्या? हमने पहले भी ऐसे ही किया था, हमने पहले भी यही किया था। तो एंट्री क्या करेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट 48,000 टू ESO outstanding account 48,000 to ESO outstanding account 48,000। और आप एक्सपेंस को कहां ले जा रहे हो? आप एक्सपेंस को ले जा रहे हो P&L में। $48,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आई डोंट नो, मतलब आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट बॉस, नेक्स्ट डेट आएगी आपकी, बताइए कौन सी नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी? हम एक्सपेंस कब बुक करेंगे? हम एक्सपेंस बुक करेंगे अगला वाला 6 महीने बाद। पर यहां पर पोजीशन थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है, यहां पर पोजीशन बदली हुई दिख रही है मेरे बच्चे। बता क्या पोजीशन बदली हुई दिख रही है? बता क्या पोजीशन बदली हुई दिख रही है? जल्दी बताओ। यहां पर 30/9 को आप कितने एम्प्लॉइज के हिसाब से, कितने ऑप्शंस के हिसाब से बुक करोगे? 30/9/2008 कितने एम्प्लॉइज के हिसाब से, कितने ऑप्शन के हिसाब से? यहां पर मैं कितने लूं? 300 लूं कि 700 लूं कि 1000 लूं? कितने लूं? यहां पर कितने लूं? कितने लेने चाहिए? बिल्कुल ठीक, 700 लेने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 700 लेने चाहिए, 700 लेने चाहिए ना। तो हमने यहां पर 700 लिया। मैं ना एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले से ही आपको, पता है क्या? आज नहीं शायद कल नहीं शायद 2 महीने बाद या कभी भी आपको एक डाउट आएगा, सर हमने 300 कहां लिए? फिर सर 300 कहां गया? सर आपने तो 700 के हिसाब से क्वेश्चन किया, सर 300 कहां गया सर? तो मैं बोलूंगा बच्चे मेरे, 300 कैसे करते हैं ध्यान से समझो, अपने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी ध्यान से लेके चलो। 700 हमने बोला यार आज तो 700 ऑप्शन बचे ना, इसका मतलब देखो समझो बात को, पिछली बार मैंने 1000 के हिसाब से बुक किया, इसमें भी मैंने 1000 के हिसाब से बुक किया, इसका मतलब मैंने गलत किया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा एस्टीमेट गलत हो गया। पहले मैं एस्टीमेट कर रहा था 1000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, सेकेंड ईयर में एस्टीमेट किया 1000 ऑप्शन देने पड़ेंगे, पर जैसे ही सेकेंड ईयर का एंड हुआ और थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, मेरे को मालूम पड़ा 300 ऑप्शन तो चले गए। तो इसका मतलब अब मुझे किसके हिसाब से कितने लोगों को देने पड़ेंगे? सिर्फ 700। सो मैं क्यूमुलेटिवली आज की पोजीशन चेक कर रहा हूं कि भाई 300 जा चुके हैं ना, 300 जा चुके हैं, तो आज तक कितने के हिसाब से बुक होना चाहिए था?
आज तक बुक होना चाहिए था 700 के हिसाब से, मतलब मैंने ऊपर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुक कर लिया, तो मैं उसको सुधार रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं भाई 700 के हिसाब से 120 बुक होना चाहिए था, ठीक है ना। ये पूरा हो गया आपका डिवाइडेड बाय 2.5। ये क्या है आपका एवरेज, हर साल कितना होना चाहिए था, ये आपका एवरेज है। देखो ध्यान से, ये एवरेज है। मैं ना आगे इसको यही लिख रहा हूं, एक सेकंड। 700 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2.5, आपका 33,600 एवरेज, आपका 33,600 एवरेज पर ईयर बुक हो जाना चाहिए था। आपका 33,600 एवरेज पर ईयर बुक होना चाहिए था। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आप देखो, आपने पिछले सालों में कितना बुक किया है, आपने 48 बुक किया है, आपने ज्यादा बुक कर लिया। आपने यहां पर भी 48 बुक किया है, आपने ज्यादा बुक कर लिया मेरे भाई। एवरेज पर ईयर आपका बुक होना चाहिए था 33,600, जबकि आपने ऊपर 48 बुक कर लिया। तो कितना डिफरेंस आता है? कहीं ना कहीं आपने 14,400 ज्यादा बुक कर दिया। मैं यहां लिख देता हूं 14,400 मोर एक्सेस। यहां पर मैं लिख देता हूं 14,400 एक्सेस, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, देखो मैंने बोला यार पिछले 2 सालों में मैंने हजार लिए थे, जो कि मेरा एस्टिमेट बिगड़ गया। अब मुझे 700 के हिसाब से बुक करना चाहिए। 700 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5, एवरेज पर ईयर बनता है मेरा 33,600। तो इसका मतलब पिछले 2 सालों में मैंने ज्यादा बुक किया, 14,400 मैंने एक्सेस बुक किया। तो 14,400 इंटू 2, मतलब मैंने 28,800 एक्सेस बुक किया। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? और ये मेरा ये वाला मेरा पीरियड कौन सा है? ये मेरा 12 मंथ पीरियड है। ये मेरा 12 मंथ पीरियड है, जबकि यहां पर मेरे को सिर्फ 6 मंथ्स के हिसाब से बुक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो अगर पर ईयर एवरेज इतना आता है, तो 33,600 डिवाइडेड बाय 2, 33,600 डिवाइडेड बाय 2, 16,800 एवरेज फॉर 6 मंथ्स हो गया। बेटा अगर 33,600 एक साल का हुआ, तो आधे साल का कितना? 16,800। आधे साल का तो 16,800 हुआ, तो मुझे इस बार कितना बुक करना चाहिए? 16,800। 16,800 मुझे बुक करना चाहिए। 16,800 बुक करना चाहिए। 16,800 बुक करना चाहिए। अभी आप कुछ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल आराम आराम से, हौले हौले। मैंने फर्स्ट ईयर में कितना बुक किया? 48,000, ठीक है। सेकंड ईयर में कितना बुक किया? 48,000। थर्ड ईयर में आते आते मुझे मालूम पड़ा कि ओहो फर्स्ट ईयर में मैंने 14,400 ज्यादा बुक कर दिया, इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे आगे। सेकंड ईयर में भी मैंने 14,400 एक्सेस बुक किया, उसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 14,400 एक्सेस बुक कर लिया, मुझे उसको हटाना पड़ेगा 28,800। मतलब इस बार मुझे 28,800 से कम बुक करना पड़ेगा। एक्चुअली इस बार मुझे 28,800 से कम बुक करना पड़ेगा थर्ड ईयर में। अब मैं आपको याद दिलाता हूं उस एग्जाम्पल की। आ जाइए एग्जाम्पल पे आ जाइए, आपको याद दिलाता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर में मैंने कितना बुक किया? 17,76,000। जैसे ही मैं अगले साल आया, सेकेंड ईयर में आया, तो मेरा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हो गया था 36,81,600। अगर मैं 36,81,600 डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो टेक्निकली ये बनता है 18,40,800। 18 लाख अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं, क्योंकि ये क्या है? क्यूमुलेटिव एक्सपेंस फॉर टिल सेकेंड ईयर, मतलब हर साल कितना बुक होना चाहिए था? 18,40,800। मैं कर रहा हूं कि भाई इसको मैं डिवाइड करता 36,81,600 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव टिल सेकेंड ईयर है ना, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता तो ये आता 18,48,800। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में मैंने जो खर्चा बुक किया वो कम किया, मुझे ज्यादा करना चाहिए, इसीलिए देखो इस बार मैं 19,05,800 कर रहा हूं बजाय 18,40,000 के, क्योंकि एवरेज 1840 बनता है, बट मैं ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि पिछले बार कम किया।
वो एग्जाम्पल में ऐसी सिचुएशन हो रही थी। आप अगर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आओगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने फर्स्ट ईयर में कितना बुक किया था, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं, हमने फर्स्ट ईयर में बुक किया था 1472 का। सेकेंड ईयर आते आते हमने बोला ओहो 39,15,000 2 साल का बनता है, टोटल कॉस्ट बनता है, जिसमें से पिछले बार मैंने 4,85,500 कम बुक किया था, इस बार ज्यादा बुक कर रहा हूं, बाकी तो मुझे ऑन एन एवरेज बुक करना ही चाहिए। तो मैंने कुल मिला के 24,43,000 बुक क्यों किया था, क्योंकि पिछले बार कम बुक किया था। तो पिछले दोनों एग्जाम्पल्स में क्या था, और जो ये वाला हम अभी करंट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है। पिछले दोनों एग्जाम्पल में हमारे साथ दोनों बार पता है सिचुएशन क्या हुई थी कि अरे लास्ट ईयर में थोड़ा कम किया बुक, इस बार ज्यादा करना पड़ेगा। लास्ट ईयर में कम किया, इस बार ज्यादा करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं। बट हमारे करंट वाला जो क्वेश्चन चल रहा है, हमारा जो करंट क्वेश्चन चल रहा है ये वाला, इसमें सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। हम बोल रहे हैं पिछले साल मैंने 48,000 बुक किया, ज्यादा कर लिया, नहीं करना चाहिए था इतना। सेकेंड ईयर में 48 बुक कर लिया, ज्यादा कर लिया, नहीं करना चाहिए था इतना। तो चलो कोई बात नहीं, 14,400 ज्यादा, 14,400 ज्यादा मतलब 28,800। इस बार मैं थोड़ा सा कम बुक करूंगा, इस बार मैं थोड़ा सा कम बुक करूंगा। पर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा यार मुझे तो बुक करना कितना चाहिए, सिर्फ 16,800 बुक करना चाहिए फॉर 6 मंथ्स का, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और 28,000 माइनस 28,800 फॉर अर्लियर 2 years एक्सिस recognized, earlier 2 years एक्सिस recognized should be reversed। मुझे इसको रिवर्स करना चाहिए। तो देखा जाए तो मुझे बुक करना चाहिए 16,800, मुझे रिवर्स करना चाहिए 28,800। तो इसका मतलब 16,800 माइनस 28,800, इस बार मेरा आंसर आ रहा है 12,000 नेगेटिव। इस बार मेरा आंसर आ रहा है 12,000 नेगेटिव। अब मैंने ये जितना बड़ा आपको पूरा इतना बड़ा जो एक्सप्लेनेशन दिया, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ये मैंने लिखा है, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर मैंने ये लिखा है। अगर आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक कैलकुलेशन समझनी है तो मैं कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूं, मैं 30/9/2008 की कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 700 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2.5, ये बनता है 84,000 माइनस ऑलरेडी बुक्ड 96,000। ऑलरेडी फॉर 2 years, तो मेरा 12,000 नेगेटिव में आ रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करवाता तो आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाता, आपको लगता अरे यार क्या हुआ ये, तो मैं आपको समझाता देखो बेटा क्या है, 84,000 पूरे 2.5 साल तक का खर्चा है, आज तक का पूरे 2.5 years का खर्चा 84 है, पर हम पिछले 2 साल में ऑलरेडी 96,000 बुक कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार हमें 12,000 माइनस रिवर्स करना पड़ेगा। जिस चीज को मैंने इलेबोरेट करके यहां पर आपको समझाया, उसका लॉजिक ये बताया है कि बॉस ऐसा है कि डिवाइड बाय 2.5 करके एवरेज हर साल 33,600 करना चाहिए हर साल। पर अब तो मेरे पास बचे ही 6 महीने, तो 6 महीने का बनता है 16,800, तो 16,800 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड दिस ईयर। बट द प्रॉब्लम इज इन अर्लियर 2 years 14,400 twice, 2 times I have booked excess, so this time I have to booked lower by 28,800, मतलब जितना भी मेरा खर्चा आएगा उसमें से 28,800 मैं कम बुक करूंगा। तो मैंने जब देखा मैंने बोला ओ भाई ये तो मेरे को सिर्फ 12,000 करना पड़ रहा है, और 12,000 माइनस में आ गया, मतलब उल्टा मैंने पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा ही बुक कर लिया। 48 मिलाकर मैंने पिछले 2 सालों में 96 बुक कर दिया, जबकि मुझे टोटल बुक करना चाहिए था 84, तो 12,000 मैंने कम बुक किया। आई बात समझ में कि नहीं?
सर मतलब आप 12,000 रिवर्स करोगे? यस, मैं 12,000 रिवर्स करूंगा, ये मुझे 12,000 रिवर्स करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले दो एग्जांपल्स में क्या हो रहा था? पिछले दो एग्जांपल्स में हम जब पीछे मुड़ के देख रहे थे ना, हम बोल रहे थे ओहो पिछले साल कम किया था बुक, तो इस बार जो भी पिछले साल कम किया था उतना बढ़ा के करेंगे, ठीक है ना? पिछले दोनों एग्जांपल्स में ऐसा था, बट इस इलस्ट्रेशन में क्या है? इस इलस्ट्रेशन में यह है, पीछे मुड़ के देखा, ओह माय गॉड पिछले साल कुछ ज्यादा ही बुक कर लिया, ओवर बुक कर लिया, ठीक है, जितना ज्यादा बुक किया उसको इस बार एडजस्ट करेंगे, उसको इस बार हटाएंगे, तो इस बार जितना भी बुक करने को बनता है 16,800, उसमें से पिछले 2 साल का जो एक्सेस बुक कर लिया उसमें से कम कर देंगे। हमें क्या पता था कि नेगेटिव आ जाएगा? भाई नेगेटिव आ गया, क्या करें, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 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 यहां 16,800 की जगह 3,800 होता, अगर 16,800 की जगह 30,800 होता, मान लो 6 महीने का, उसमें से 28,800 रिवर्स कर रहे हैं, तो बाकी का मेरा पॉजिटिव आता और पॉजिटिव को मैं एक्सपेंस बुक करता, पर यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो अब एक्सपेंस बुक नहीं करना है, उल्टा रिवर्स करना है। आई बात समझ में कि नहीं? उल्टा रिवर्स करना है। किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो। मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, मैं उस तरीके से भी समझा सकता हूं। मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, मैं उससे भी शुरू कर सकता हूं। जल्दी बोलो, समझाऊं क्या या फिर यहां तक समझ में आ गया? सर आपने 158 को तो कोई एंट्री डाल, क्यों डालूं मैं 158 को? अच्छा एक बात बता, अच्छा हुआ ये भी पूछ लिया, कम से कम तेरे बहाने 4 लोग को ये डाउट हो रहा होगा, तो कम से कम तेरे सवाल से बाकी को क्लियर हो जाएगा। एक बात बता, पिछले एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मेरे पास 1000 इंप्लॉइज है और एंड में बचे 890, एंड में बचे, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में बचे 890, तो कितने गए होंगे? 110 गए होंगे। अब एक बात बता, ये जो 110 इंप्लॉइज गए, ये कब गए? ये 110 इंप्लॉइज कब गए ऋत्विक? ऑब्वियसली बेटा 110 इंप्लॉइज अलग अलग डेट्स पे गए होंगे, अलग अलग डेट्स पे गए होंगे, ठीक है ना? तो मैंने बोला यार मैं अलग अलग डेट्स पर गए, उससे मुझे क्या मतलब, ईयर एंड पे तो कुल मिला के 890 इंप्लॉइज है ना, दैट्स इट। अब अगर मान लो कुछ यहां गए, कुछ यहां गए, कुछ यहां गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको अनवेस्टेड ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो मैं क्या यहां पर कहीं एंट्री कर रहा हूं? क्या मैं यहां पर कहीं एंट्री कर रहा हूं? नहीं ना। उस टाइम पे तो तुमने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि सर 110 की एंट्री तो की नहीं आपने। सर आपके पास 1000 इंप्लॉइज थे और 890 बचे, तो आपने सर 110 की तो एंट्री की नहीं सर आपने। सर आपने 110 की तो एंट्री की नहीं, क्यों करूं? जब मैं फाइनली 890 के हिसाब से आज क्यूमुलेटिवली चेक कर रहा हूं। मैं 2 पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा रहा हूं आपको ईयर एंड पे क्यूमुलेटिव चेक करना है कि फाइनल आज की पोजीशन क्या है, बीच में क्या हुआ भाड़ में जाए यार। वैसे ही सेकंड ईयर में आपके 890 में से 817 हो गए, 890 में से 817 हो गए, तो कितने आपके गए? 73 गए। 73 तो अलग अलग डेट पर गए होंगे। क्या मैंने तेरे को ये बोला कि यार 73 अलग अलग डेट पर गए? उस टाइम पे तुमने ये मुझसे क्यों नहीं पूछा, है ना? उस टाइम पे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि सर वो जो 73 गए सर उसकी एंट्री करो, और सर जब 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 गए तो सर उसकी एंट्री गए। अब साला 73 इंप्लॉइज हर दिन एक एक गया, तो क्या एक एक एंट्री मारूंगा मैं? नहीं ना। सेम इस केस में सेम बनता है यहां पर कि जब यहां पर मेरे 300 ऑप्शन अनवेस्टेड कैंसिल हुए, अरे भाई वो साल के बीच में कहीं भी कैंसिल हुए, उससे मुझे क्या मतलब? मैं तो वेस्टिंग डेट पर ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पर कर रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छी बात है ऋत्विक कि आपने ये डाउट पूछा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये डाउट 4 और लोगों को आगे चल के आ सकता था। आपके पूछने पर कम से कम मैंने इसकी चीज को क्लियर कर लिया, क्योंकि ये डाउट माइंड में आता है कि सर 300 की एंट्री क्यों नहीं की सर,
सर 300 कहां चले गए? अरे मेरे लाला, मैंने पॉइंट को समझाने की कोशिश की कि 2.5 साल तक तुम्हारे पास 700 होना चाहिए था। क्यूमुलेटिवली मैं 700 के हिसाब से एंट्री कर रहा हूं। पिछले 2 साल में गलती कर रहा था, हजार, अब मैं सिर्फ 700 को कंसीडर कर रहा हूं, तो अपने आप 300 कंसीडर हो गए ना। 300 को तो एडजस्ट कर लिया ना मैंने, मैं 700 के हिसाब से एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, तो 12,000 मुझे रिवर्स करने पड़ेंगे। इस 12,000 के रिवर्स की एंट्री क्या होगी? ये 12,000 अच्छा एक सेकंड छोड़ो, मैं एक और तरीका पहले बताऊंगा, उसके बाद ही आपको आपको मैं बताऊंगा कि एंट्री क्या होगी। पहले हम समझते हैं दूसरा तरीका समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका समझते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर मैंने 1000 ऑप्शंस के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया 48। फिर मैंने 1000 ऑप्शंस के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया 48। थर्ड ईयर में आते आते हमें मालूम पड़ा कि भाई 1000 में से 300 तो कैंसिल हो गए और 700 बचे। 300 कैंसिल हो गए और 700 बचे, 700 वेस्टेड। एक 300 का निकाल के रखते हैं अलग से, एक काम करते हैं 300 का अलग से निकालते हैं। जो लोगों को अभी भी नहीं है समझ में आया कि सर 300 को क्यों नहीं अलग से एंट्री की, तो चलो अब समझा देता हूं। 300 इंटू 120, 300 इंटू 120, ये कितना आएगा? 36। सर वो डिवाइड बाय 2.5 तो करो। अरे भैया, डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2.5, क्योंकि अब तो 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्यूमुलेटिवली खर्चा कितना आता है? 36,000। 36,000 क्या बोलते हो, ये रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। 700 का निकालो, 700 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2.5। एक सेकेंड, मैंने फिगर्स तो ठीक लिए ना? हाँ, 700 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2.5, ये आ गया 84। ठीक है, ये आ गया 84। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से देखो, 36 और 84 मिलके कितने होते हैं? 36 और 84 मिलके कितने होते हैं? 120। और हम 120 की बेसिस पर कर रहे थे, क्यों? 1000 ऑप्शंस इंटू 120 इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 1,20,000 बनता है। ठीक है, 300 इंप्लॉइज जो हैं वो तो अनवेस्टेड हो गए, तो इनको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इनको? मुझे रिवर्स करना चाहिए। इनको मुझे रिवर्स करना चाहिए 36, मतलब मुझे इनको शुरू से बुक ही नहीं करना था। इनको मुझे शुरू से बुक ही नहीं करना था, मुझे तो इसको बुक करना था कायदे से। मैं अगर इसको बुक करता तो डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.5, इस बार कितना बुक करता? 16,800। मैं इसको बुक करता 16,800। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को 16,800 आज बुक करना चाहिए था। आज बुक करना चाहिए था मुझे 16,800 इन थर्ड ईयर। मुझे थर्ड ईयर में बुक करना चाहिए था 16,800। अब मैं इस पे आता हूं, 300 ऑप्शंस पे आता हूं। मैं आपको बोलूंगा कि इन 300 ऑप्शंस कैंसिल का हाउ मच ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टिल सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर तक मैं इसका कितना रिकॉग्नाइज कर चुका हूं? तो मैं बोलूंगा 300 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2। मैं बुक कर चुका हूं 300 इंटू 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2। मैं 28,800 इनका बुक कर चुका हूं। ध्यान से देखो, इसको पढ़ो ध्यान से। इसको पढ़ो ध्यान से।
300 एम्प्लॉइज जब तुम कह रहे हो ना कि सर 300 की एंट्री क्यों नहीं की अलग से, मैं बोल रहा हूं मैंने इनडायरेक्टली इसको एडजस्ट कर लिया। 300 शेयर्स जो अनवेस्ट हो गए, जो कैंसिल हो गए, उसका 28,800 बनता है बॉस। तो ये रिवर्स होना चाहिए, रिवर्सल। और 16,800 रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 16,800 रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो कंपेयर करो, 28,800 रिवर्स होना चाहिए, 16,800 रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मिक्स एंड मैच करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा 12,000 रिवर्स होना चाहिए। तो अब तुम मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर 300 का क्या हुआ। अरे मेरे लाला, 300 रुपए इसमें शामिल हो गया, मतलब 300 में 300 वाला रिवर्स करने के बाद ही ये 12,000 आ रहा है। ऋत्विक, हाँ सर आपको भी चैन नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे को चैन नहीं आता, मैं क्या करूं। बात सही है ऋत्विक, आपने बिल्कुल सही बात बोली, मुझे भी चैन नहीं आता। एक तो पता नहीं क्यों साला कीड़ा है अंदर में कि नहीं नहीं नहीं, सारी बातें जो मन में आ रही है वो बता के ही छोड़ूंगा बच्चों को, कहीं से कहीं तक डाउट नहीं होना चाहिए। सर आप इतना डिस्कशन इस क्वेश्चन पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पिछली क्लासेस मैंने जितनी भी पढ़ाई हैं उसमें मैंने इस क्वेश्चन में इतना डिस्कशन नहीं किया है। एंड आई फेल्ट कि क्लासेस खत्म होने के बाद जब एग्जाम टाइम आता है या जब बच्चा अपना होमवर्क करता है तो मुझसे इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की कोशिश करता है, बोलता है सर ये नहीं समझ में आया, 300 को समझाओ सर, 300 की क्यों नहीं एंट्री। आज साला इस क्लास के जरिए मैं आने वाले दिनों में इसका डाउट ही खत्म करने वाला हूं कि साला इस पे कोई डाउट पूछे ही ना, इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, फाइनली मुद्दे पे आइए और बताइए एंट्री क्या होगी। आप मुझे बताएंगे एंट्री क्या होगी। 12,000 लेस हो रहा है, 12,000 लेस क्यों हो रहा है फाइनली? क्योंकि 300 ऑप्शंस जो अनवेस्टेड थे वो कैंसिल हो गए। तो 700 के हिसाब से अगर मैं बुक करता तो मुझे सिर्फ अच्छा ये मेरे को ठीक करना पड़ेगा, 16,000 700 के हिसाब से बुक करता तो मुझे 16,800 बुक करना चाहिए था, पर 28,800 में ऑलरेडी पहले बुक कर चुका हूं ज्यादा, जिसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। 12,000 मुझे करना चाहिए रिवर्सल नेट टू नेट। तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए? मुझे एंट्री करनी चाहिए ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 12,000। सर मैं ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट क्यों कर रहा हूं? मैं ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मेरा माइनस में फिगर है, अभी तक मेरा फिगर पॉजिटिव होता था तो मैं एक्सपेंस बुक करता था, अब मेरा अल्टीमेटली नेगेटिव फिगर है 12,000 का, तो मुझे एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो जो मैंने यहां पर आपको बताया कि सर आप 16,800 की एंट्री करिए। एंट्री जब करेंगे तो हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना? 16,800 मुझे एंट्री करनी चाहिए। आप बोलेंगे ना बच्चे कि सर 700 का क्या हुआ, तो 700 का एंट्री मैंने ये किया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग। और रिवर्सल का क्या हुआ सर? रिवर्सल का मैं बोलूंगा ईसो आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, कहीं ना कहीं कितना, 28,800। तो अल्टीमेटली अब जो मैंने 12,000 की एंट्री करनी चाहिए, मैंने उस एंट्री को तोड़ दिया, मैंने 700 का अलग किया, मैंने 300 का अलग किया। अब कोई शक नहीं हो सकता, कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर आपने 300 का क्यों नहीं किया कुछ। मैंने 700 का अलग से किया, मैंने 300 का अलग से किया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, मैंने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया। ठीक है ना? बेसिकली मैंने P&L में रिवर्स कर दिया। आया समझ में कि नहीं? तो आप इसको यहां पर क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L या टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, और ये जाएगा P&L में 12,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो मैं एक सिर्फ आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है। वो वाली बात नहीं जो आपको आती है ऑलरेडी। मतलब क्या आती है सर आपको? ये सर 700 में से 600 वेस्ट हो गए, 100 लैप्स हो गए, ये आप मुझे एंट्री खुद ही करके बताएंगे। इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, चर्चा किसी और बात पे करना चाह रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। और सभी बच्चे मुझे बताएंगे प्लीज।
बता ही नहीं रहे बच्चे, बच्चे नहीं बता रहे। आप एक काम करिए, आपको मैं स्क्रीन फ्लिप कर देता हूं, पहले आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, लिख लिया? अब एक झटका। सर क्या झटका? मैंने जो आपको ये एंट्री बताई है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये एंट्री ऐसी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं, ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, ये एंट्री होगी ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000। इंस्टीट्यूट बोलता है ये एंट्री ये होगी, ये एंट्री ऐसी होगी। मैंने बोला कि सर एंट्री होगी ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इंस्टीट्यूट ने बोला हाँ ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन P&L। इंस्टीट्यूट ने बोला क्यों भाई? मैंने बोला सर ऑप्शन कैंसिल हुआ है, अनवेस्टेड ऑप्शन है सर, वेस्ट थोड़ी हो गया। हाँ अगर ऑप्शन वेस्ट हो जाता तो हम बोलते हैं कि हाँ हमें एम्प्लॉय ने सर्विस दे दी पूरे 2.5 साल, तो हम एक्सपेंस के ऊपर रिवर्स करें, हम तो उसको जनरल रिजर्व में ले जाएं। पर मैंने बोला भाई एम्प्लॉय तो पहले ही चला गया, उसने कहां सर्विस दी पूरी, उसने कंडीशंस कहां फुलफिल की, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो एक्सपेंस बुक किया था उस एक्सपेंस को रिवर्स कर दो। आई से बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। रिवर्स हो रहा है ना, हमेशा जनरल रिजर्व में जाएगा। सो ये पॉइंट आपको आईसीआई ऐसा कहता है। अब मैं क्या बोलूं सर, एग्जाम में सर क्या करना पड़ेगा? आईसीआई का ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, इफ आई रिमेंबर ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। और मैं एक काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन मॉड्यूल में क्या किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने मॉड्यूल में भी रिविजन्स किए हैं, तो हो सकता है माइट भी चेंज कर लिया हो, पर जितना मुझे याद आ रहा है इंस्टीट्यूट ने ऐसा शायद कुछ चेंज किया नहीं होगा। स्टडी मैट ओपन कर देता हूं मैं। यस, इंस्टीट्यूट ने 2 जनरल रिजर्व किया है, अभी उन्होंने अपडेटेड मॉड्यूल में भी 2 जनरल रिजर्व किया है, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 2 जनरल रिजर्व। आपको ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेज नंबर 3.13, पेज नंबर 3.13, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 3.13। उन्होंने 12,000 की एंट्री ये की है। सर हमें क्या करना चाहिए? आप लॉजिकली समझ लिया आपने क्लास में जय सर से, बस इतना काफी था। आपको एंट्री करके आनी है इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बेटा मार्क्स के लिए आपको ये एंट्री करनी है। अगर मतलब आपका ऑप्शन कैंसिल भी होता है, अनवेस्टेड ऑप्शन भी कैंसिल होता है, तो भी आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इस पे कोई कमेंट करना चाहते हो क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, कि तुम भी अपना मॉड्यूल ही निकाल के देख रहे हो। इसमें कोई कमेंट करना चाहते हो बताओ। और दूसरा 600 की एंट्री और 100 की एंट्री क्या होगी वो आपका होमवर्क है। 600 की एंट्री क्या होगी और 100 की एंट्री क्या होगी ये आपको खुद से करनी है, मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं, ठीक है।
मुझे बताओ इसमें आपको कोई कमेंट करना है क्या, कुछ आपको दिक्कत परेशानी कमेंट हो तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, बिल्कुल ही पानी कम चाय टाइप का क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं। तुम्हारी सच में कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे ही बोलता है तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं है, घंटा। ऐसे ही कर रही है घंटा, हमारे हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ब्राइट लिमिटेड हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच, साफ साफ बोल रहा है फेस वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 2010 it granted 25,000 employee stock options at 50 पर ऑप्शन। ये है आपका एक्सरसाइज प्राइस। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 140 तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 90 रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 90 रुपीज। क्वेश्चन को पढ़ो रे पढ़ो। ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन 1 जनवरी टू 30 दिसंबर फरवरी 2011। ग्रांट कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को ग्रांट किया गया और बोला गया कि तुम ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में। एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर 24,000 शेयर्स, मतलब 25 में से 24,000 एक्सरसाइज कर दिए गए। रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स लिखा है, लैप्स मतलब वेस्टेड हो चुका होगा। The company closes its books of accounts on 31st March. You are required to show the journal entries for the all above mentioned transactions. मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन ईसॉप का नहीं है, ये क्वेश्चन ईसॉप का भाई है जिसमें कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाता है। मैंने कुछ बताया था, नाम तुम बोलोगे। ईसॉप के जैसा, बिल्कुल जैसा एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पहले कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ती है। याद करो मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन कौन सा है, याद करो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ESPP, वेरी गुड वेरी गुड। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहां पर कोई कंडीशन ही नहीं है। क्या करेंगे सर? सर टाइमलाइन नहीं भी बनाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए सेम ईयर में, एक ही साल में, यहां पर पूरी कहानी एक साल में खत्म हो रही है। आपने 1 अप्रैल 2010 को ऑप्शन दिया, 31 मार्च 2011 से पहले पहले वो बोल रहा है कि भाई 24,000 ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गए, और आपने यहां पर आपने ग्रांट कितना किया? ग्रांट किया 25। आपको एक खुशखबरी बता दूं, आपको एंट्री डायरेक्ट 24,000 के हिसाब से करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं करोगे कि 25,000 के हिसाब से पहले एंट्री करूं फिर मैं 24,000 आया तो 1,000 रिवर्स कर दूं। भाई सेम ईयर में हो रहा है ना, आपको तो वैसे भी ईयर एंड का वेट करना पड़ता है। आप हमेशा एंट्री कब करते हो? ईयर एंड पे। आप ग्रांड डेट पे एंट्री करते हो क्या? नहीं करते हो। तो आपको यहां पर डायरेक्टली 24,000 के हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। 24,000 इंटू 90 शेयर्स कितना हो रहा है? 24,000 इंटू 90 शेयर्स, ये हो गया आपका 21,60,000 एक्सपेंस। सर एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने से हिसाब से? 24,000 इंटू इनको 50 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं ना, ये हो गया 12 लाख। इंप्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट। बच्चा यहां पर डाउट बोलेगा, बोल दे बच्चा, बोल कि सर आपने गलत अकाउंट को डेबिट किया है। बस तू बोल तो मैं तेरे को इसकी बात बताऊं कि मैंने क्यों किया।
बच्चा बोलेगा सर आपने गलत अकाउंट का डेबिट किया है, मैं बोलूंगा बेटा नहीं, मैंने सही अकाउंट का डेबिट किया है। 24,000 इंटू 10, मैं बोलूंगा मैंने सही अकाउंट का डेबिट किया है। ये तो मैं बैलेंसिंग फिगर लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। सर बाकी सब सही ठीक है सर, यहां तो ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट आता है ना सर, यहां तो ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट आता है, आपने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि आज नहीं तो कल तेरे को ये डाउट आएगा, तो बेहतर है ये डाउट क्लास में ही खत्म हो जाए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें सर लिखने दो, हम रट्टू तोते हैं, पहले हम लिखेंगे फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है लिख लो सर, हमें डिस्टर्ब मत करो बीच में। डिस्टर्ब मत करो। सर हम लिखते लिखते सो गए सर, सर हमें कहीं भी सुला दो, कहीं भी बता दो, हम जगह मिल जाएगी हम सो जाते हैं सर। आपको जवाब देना है नहीं देना है वो हमारा लुकआउट नहीं है। देखो नालायक लोगों को कितना भी बोल दो शर्म नहीं आने वाली, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है। छोड़ो क्या बोलूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क, क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क, क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क, क्वेश्चन 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क, फिफ्टीन आपका होमवर्क, 15 आपका होमवर्क। अब मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, ठीक है। चलो खत्म करें क्लास, क्लास खत्म करते हैं ना, चलो खत्म करते हैं क्लास, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बोलो, बाय बोलो बच्चों। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। देखो नालायक बच्चे, मतलब बाय भी बोल रहा है एक गणेश करके, हाँ नालायक, एक नंबर का नालायक। मैंने ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, यहां मैंने इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डायरेक्टली क्यों डेबिट कर दिया?
एक बात बता, यहां ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट तो मैं तब करता था जब मैं ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पहले मैं एंट्री करता था एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर हम यहां पर एंट्री करते थे ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। जब मैंने ऐसी कोई एंट्री पहले की ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि ग्रांट किए कंपनी ने 25,000, ऑप्शन एक्साइज होगा 24,000, हम डायरेक्ट बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं। जब हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग कर ही नहीं रहे, तो ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करने का हम सेंस ही क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बुक करो ना। ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट तो तब करते थे जब वो पहले क्रेडिट हुआ है, यहां पर इस क्वेश्चन में पहले क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट खर्चा बुक करो ना मेरे भाई। ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करने का क्या सेंस है, समझ में आया कि नहीं? ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर अगर आपको ये डाउट होता है कि सर ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट क्यों नहीं किया, तो पहले अपने आप से ये पूछ कि तूने क्या पहले क्रेडिट किया था क्या नालायक। और जिनको ये डाउट है मतलब वो रट्टूत होते हैं, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि वो रटते हैं, एंट्री भी रटते हैं कि सर एंट्री में तो ये होता है ना बस ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट। अरे मेरे नालायक बच्चे, पहले एंट्री हम करते थे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो, 2 साल 3 साल 4 साल ये एंट्री चलती रहती थी। फिर लास्ट में बैंक की एंट्री में बोलते थे अरे ईसो आउटस्टैंडिंग का इतना सारा क्रेडिट बैलेंस बच गया है उसको डेबिट करो क्योंकि अब तो हम फाइनली शेयर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक ही साल में पूरी सिचुएशन क्लियर हो रही है। तो इस एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग नाम से हमने कोई एंट्री की ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन यहां पर डेबिट करना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? सर अगर क्वेश्चन 2 इयर्स में होता तो क्या हम ईसो क्रिएट करते? डेफिनेटली करते। अगर क्वेश्चन में 2 साल होते तो हम पहले साल के एंड में क्या करते, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर दूसरे साल में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर बैंक की एंट्री पास करते वक्त हम ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट करते। यहां पूरा क्वेश्चन ही आपका 1 साल में खत्म हो गया, आपने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग की सेपरेट एंट्री पास ही नहीं की, ईसो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो डेबिट क्यों हुआ? तो सर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन डेबिट क्यों होगा? अरे बोलते खर्चा तो बुक करना है ना, तो मैं डायरेक्ट खर्चा बुक कर रहा हूं। पहले मैं खर्चा बुक करता था और बोलता था कि फ्यूचर में देंगे, अब मैं खर्चा बुक कर रहा हूं और डायरेक्ट अभी दे रहा हूं क्योंकि ये ईएसपीपी है। मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था कि ये क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर, ईएसपीपी, इमीडिएटली दे रहे हो तो खर्चा बुक करो और दे दो। आई बात समझ में? चलिए, तो आपके क्वेश्चंस कुछ होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके होमवर्क है। आप होमवर्क अच्छे से करके कर लीजिएगा। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।